ये एक बैग चाहिए था। बैग्स थोड़ा ना।
मॉर्निंग एवरीवन। सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी सर। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। आवाज भी क्लियर है जी सर। क्लियर है। ना? माइक म्यूट कर लीजिए सब जने। दो तीन मिनट इंतजार करता हूँ मैं, और भी लोग ज्वाइन कर लें जिससे कि फिर चालू करेंगे। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओ बौदी तो फोनটা দাও। माइक म्यूट कीजिए। हाँ सर। माइक म्यूट कीजिए। सर एक बार बोलिए सर। माइक म्यूट कीजिए अपना। ओके, थैंक यू सर। ओके चलिए चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंट। मतलब हाँ सर, बोलिए सर। एक मिनट रुकिए भाई साहब जरा। ओके ओके। तो बेसिक स्किल जो रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस करस्पॉन्डेंट के, बिजनेस करस्पॉन्डेंट कौन है? जो जिसको बैंक अपॉइंट करती है रिमोट एरियाज में जाके वो अपना सब लोगों को, जो लोग बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों को बैंक से जोड़ने का काम जो करते हैं वो है वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होता है। और उसके लिए क्या क्या उसको स्किल की जरूरत पड़ेगी, ये हम आज इसमें अपने इस सेशन में पढ़ेंगे। तो इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि अलग अलग तरह के कौशल जो हैं वो क्या क्या हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को जिसकी जरूरत पड़ती है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसको सॉफ्ट स्किल जो होते हैं वो उसकी क्या जरूरत है, उसके लिए उसको क्या क्या अपना अपना बिहेवियरल एस्पेक्ट जिसको कहते हैं व्यवहार संबंधित उसके जितने भी पहलू हैं वो उनको हम पढ़ेंगे। फिर सॉफ्ट स्किल से कैसे रिलेशनशिप बनाई जाती है, और कस्टमर और जो क्लाइंट होता है उसको कैसे डील करना उसके साथ, और नेगोशिएशन स्किल जो होती है, आप किसी किसी भी चीज़ के लिए
बातचीत के जरिए कैसे आप उस चीज को रिलेवेंट करोगे। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक और अंडर सर्व पॉपुलेशन, जो कि जहाँ पे जो लोग जिनको बैंक से जुड़े नहीं हैं और जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, पर्टिकुलरली जो गांव में क्षेत्र में या बहुत दूर अंदर कहीं जंगलों में रहते हैं, उन लोगों को बैंक के साथ जोड़ने का काम बिजनेस करस्पॉन्डेंट करते हैं। वो एक ब्रिज के रूप में रहते हैं, एक पुल के रूप में काम करते हैं, और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ का उसको आदमी को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज मिले, ऐसी वो उनका काम रहता है। इसमें अपने रोल के लिए उनको अलग अलग तरह की कौशल चाहिए की जरूरत पड़ती है, और बेसिक उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स आना चाहिए। ये इसके ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट के लिए जरूरी है। इंट्रोडक्शन। कस्टमर सर्विस, जो फाइनेंशियली इंक्लूडेड जो लोग हैं, जो जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है, मतलब जो जिनको फाइनेंस के बारे में मालूम नहीं है, जिनको बैंक के बारे में मालूम नहीं है, जो बैंक से जुड़े नहीं हैं, ऐसे लोग हैं, उनको बैंक की सर्विसेज देना, और मतलब वो थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, क्योंकि उनको समझने में टाइम लगता है। हर चीज को वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे सब चीजें होंगी, और कैसे ये बैंक के थ्रू हमारा डेवलपमेंट होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए बैंक को काफी हद तक जो वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं आस पास में, जो गांव की इकोनॉमी को समझते हैं, जो मतलब लोगों की साइकोलॉजी जो है वो क्या है वो समझते हैं, रूरल भाषा को समझते हैं, और लोगों को समझते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है बैंकों को, जो कि उनके खुद के पास नहीं रहते, क्योंकि ज्यादातर बैंकों में जो लोग रहते हैं वो शहर से या फिर ऐसे तबके से रहते हैं जहाँ पे काफी सब चीजों की जानकारी रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन उनको उनको गांव खेड़ों के बारे में ज्यादा कुछ मालूमात नहीं रहता है। तो इसलिए ऐसे एक आदमी की जरूरत पड़ती है जो कि वहीं रहता है, और उसको आसपास के सब इलाकों के बारे में जानकारी है, आसपास के लोगों के बारे में जानकारी है, आसपास किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स रहती है, क्या तरीके रहते हैं, क्या सेलिब्रेशंस रहते हैं, क्या क्या चीजें रहती है, वो सब के बारे में जानकारी है। और उसको ये भी मालूम है कि यहाँ पे इतने लोग हैं जो बैंकों से जुड़े नहीं हैं, तो उन सबको जोड़ने के लिए बिजनेस करस्पॉन्डेंट का होना बैंकों के लिए एक जरूरत बन गई है, ताकि वो अपना बिजनेस को भी आगे बढ़ाएं और ऐसे लोगों को बैंकों के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ें। तो वो बैंक का मुखड़ा है इन सब जगहों पे जहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, और वो सीधे जाके उन लोगों को असिस्टेंस देता है, ताकि उनको बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में थोड़ी सी मालूमात हो, और उसके लिए उसको एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड के रूप में काम करना पड़ता है, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, ये बैंकिंग का एक ऐसा काम है जिसको हमें जिसके साथ हमें जुड़ना होगा, और हम इसके साथ ही इससे हमारी प्रगति होगी। तो वो बैंकर के साथ भी अपने उसको कम्युनिकेशन रहना चाहिए, उसका बातचीत रहना चाहिए, ताकि जो भी जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, उनके बारे में वो बैंकों को बता सके कि भाई अब हम इस मामले में ये हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का जो सक्सेस है वो कितना इफेक्टिवली अपनी बात को रख सकता है लोगों के सामने, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहता है। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है बातचीत का ढंग। आप कैसे अपनी बात को रखते हो सामने वाले के सामने, सामने वाले के पक्ष में, कि उसको समझ में आ जाए बातचीत को, क्योंकि सामने वाला बिल्कुल अनजान है बैंकों से, फाइनेंशियल चीजों से कुछ उसको मालूम नहीं है उसके बारे में, और उससे उसकी क्या प्रगति होगी उसके बारे में उसको कुछ मालूम नहीं है। उसको आपको
ऊपर उठाना है, उसको आपको समझाना है पहले सब चीज़ों के बारे में, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करना है। तो उसके लिए आपको क्लियर एंड इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, एकदम साफ बातें जो उसको बतानी है, को बताने का सबसे पहले काम करना है। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो है, सारे जितने भी बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं जो देती है बैंक, और उसको आसान सी भाषा में गांव के लोगों को समझाना होगा, जो लोग इस मामले में जुड़े नहीं, उस मामले में बैंकों से जुड़े नहीं है। उसके लिए उनको बहुत ध्यान से सामने वाले की बात भी सुनना पड़ेगी, कि उसके प्रश्नों का उत्तर भी देना पड़ेगा, और ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा जिससे कि अलग अलग ढंग के अलग अलग लोग जो है उस बात को समझ सकें। लिखने का उनको बहुत अच्छा कार्यक्रम का काम होना चाहिए, क्योंकि आना चाहिए, क्योंकि उसको सारे डॉक्यूमेंट्स भरना पड़ेंगे, सारे फॉर्म्स भरना पड़ेंगे, रिपोर्ट लिखना पड़ेगी, और जहाँ पे भी बैंक के साथ भी उसको अपना पूरा बातचीत रखना पड़ेगी, अपना फिगर्स देना पड़ेंगे, डेटा देना पड़ेंगे। तो उसके लिए उनको सब चीज़ें अच्छे से पढ़ना लिखना अच्छे से आना चाहिए, और अपनी बातचीत को समझाना भी आना चाहिए ढंग से। और जहाँ पे भी थोड़ी सी भाषा में परिवर्तन हो, तो वो उसको अलग अलग भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे उस जगह पे उन लोगों से बातचीत कर सके और उनके साथ सपोर्ट और रैपो बना सके। ट्रस्ट बना सके और तालमेल बना सके अपने जो आने वाले क्लाइंट्स हैं उनके साथ। उसके बाद उसको फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब फाइनेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, और मैथ्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। न्यूमरेसी का मतलब मैथ्स का बेसिक मैथमेटिक्स के स्किल्स होते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को समझने के लिए उसको बैंकिंग के सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि सेविंग अकाउंट, लोन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम, ये सब के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स के स्किल्स आना चाहिए, जो कि इंटरेस्ट रेट जैसे कैलकुलेट करना है, लोन का रिपेमेंट कितना करना है, ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना है, क्या हुआ है, ये सारी की सारी जानकारी उसको होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल कंसेप्ट्स जो है, जितने भी क्लिष्ट भाषा में जो फाइनेंशियल के कंसेप्ट होते हैं, उसको सीधी सादी भाषा में अपने कस्टमर्स को उसको बताना चाहिए, ताकि वो समझ सकें उस चीज को। तो फाइनेंशियल लिटरेसी और न्यूमरेसी इस ढंग से उसको आनी चाहिए। और इंटरपर्सनल एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स, तो आपस में बातचीत का ढंग, कैसे ट्रस्ट बनाना आपस में, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, और एकदम शांति से बैठ के उसके सामने वाले की बात को समझना, उसके साथ सहानुभूति रखना, ये इसका एक सबसे बड़ा पहलू है। तो बीसी को अपने क्लाइंट के साथ सबसे पहले ऑनेस्टी, अपनी रिलायबिलिटी, मतलब वो उसके ऊपर वो क्या कहेंगे वो शब्द, उसके ऊपर रिलाई कर सकता है, और वो उसके प्रति सहानुभूति रखता है, उसकी गरीबी और सबको देखते हुए उसके प्रति सहानुभूति रखता है। ये इसमें सबसे बड़ा ट्रस्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम जो उसकी सॉल्व है, कोई भी उसकी मतलब तरह तरह की उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो बहुत कष्ट में हो सकता है, और वो सब को आपको सॉल्व करना आपका एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज बन जाता है। तो ऐसी सब सिचुएशंस को समझना, उसके लिए जो भी जरूरत हो उस ढंग से उसका सोल्यूशन देना, और उससे अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना, बैंकों की क्रेडिबिलिटी बनाना, खुद की क्रेडिबिलिटी बनाना, इस पूरे इसमें पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग केस में। उसके साथ ही वो लोग बैंकिंग की जरूरत से ना काफी है, ना वाकिफ नहीं है, तो उनके साथ शांति से बैठ के उनकी सब बातें समझना, ये बैंक करस्पॉन्डेंट का एक स्किल माना जाएगा।
फिर बेसिक कंप्यूटर स्किल आना चाहिए। आज के ज़माने में बिना कंप्यूटर के तो हम शायद कोई काम नहीं कर सकते। अभी भी हम जैसे कंप्यूटर के साथ ही अपनी बात रख पा रहे हैं इतने सारे लोगों के साथ। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठे हैं वो सबको हम कैसे बता पा रहे हैं, अपनी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है तभी हम जब बता पा रहे हैं। इसी तरह से बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को भी कंप्यूटर, मोबाइल ये सब यूज़ करना आना चाहिए। बैंकिंग के सिस्टम में कंप्यूटर का क्या क्या योगदान है, उसके क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसके सारे रिकॉर्ड रखना, बेसिक सॉफ्टवेयर की सब जानकारी रखना, ये सब चीज़ें बेसिक बीसी को आना चाहिए। जितनी भी नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है, क्या क्या होता है कि बैंक अपने अपने सब सिस्टम्स को बार बार अपग्रेड करता है, चेंज करता है सिस्टम्स को। तो वो सब चीज़ों के लिए उसको नई जो टेक्नोलॉजी होती है वो सबको बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को उसको सीखना चाहिए और आना चाहिए। और सारी नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहिए। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, जो कि आप अंगूठा लगा के अपना काम कर सकते हैं, वो भी आना चाहिए। बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के ऐप्स में को चलाना आना चाहिए। ये जितने भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी की, सब बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को आना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी में उसको पूरी जानकारी होना चाहिए। एथिकल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी सबसे बड़ी चीज़ है। एथिकल कंडक्ट जो एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को दिखाना चाहिए। नैतिक आचरण, एथिकल कंडक्ट को बोलते हैं नैतिक आचरण। और इंटीग्रिटी जो है उसको उसकी वो मतलब खुद की ईमानदारी जिसको कहते हैं। तो नैतिक आचरण और ईमानदारी के ऊपर बहुत जरूरी है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को होना। उसको सारी बैंकिंग की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि उसके ग्राहक की है, उसके बैंक की है, दोनों की जानकारी रहती है। तो ये सब की जानकारी की वो किसी और को नहीं बताना, ये एक बहुत जरूरी चीज़ है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि भाई बैंक का ये काम है तो मैं पर्सनल लेवल पे भी अपना ये काम निकाल रहा हूँ अपने इस पे। ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको खुद को बहुत उसको फायदा हो क्लाइंट या बैंक के एक्सपेंस पे। तो ऐसी कोई चीज़ को उसको अवॉइड करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। फिर जितने भी रेगुलेशंस आते हैं बैंकिंग के या आरबीआई के या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वो सारे के सारे को उसको मानना है और उसको ध्यान रखना है अपने काम करने के इसमें। सारे के सारे रेगुलेशंस और लॉज को फाइनल फॉलो करके और अपना पूरा काम इस ढंग से करना है कि बैंक को भी फायदा हो और क्लाइंट को भी नुकसान ना हो। सेल्स और मार्केटिंग की एक जानकारी होना चाहिए क्योंकि सेल्स में आपको क्या, क्लाइंट की जो जरूरत है, आपका जो भी कस्टमर है जो आपका आने वाला है, उसकी क्या जरूरत है, तो उसके लिए आपको सेल्स आना चाहिए कि आप अपने बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को सामने वाले को बेच सको। क्योंकि उसके फाइनेंशियल गोल्स कई होंगे, उसके कई तरह के चैलेंजेस होंगे, उसके अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत सारे होंगे। उसको पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, जो कि मतलब समझाने वाला बातचीत जो समझाने वाली हो, ऐसी होना चाहिए। लेकिन उसमें उसको कोई भी गलत चीज नहीं बेचना चाहिए। मिस सेलिंग जिसको कहते हैं, वह गलत चीज नहीं बेचना है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट जितने भी है उन सबको इस ढंग से पेश करे कि वो सामने वाला जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसके जरूरत के साथ वो तालमेल खाए। रेजोनेट का मतलब तालमेल होता है, तो उसके साथ वो तालमेल खाए। उसके बाद नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो उसको आपस में कम्युनिटी के साथ जो भी लोग हैं, जो उस एरिया के जो लोग हैं जो बैंकों से नहीं जुड़े हैं, उनके साथ उसको रिलेशनशिप बनाना जरूरी है, उसको बढ़ाना जरूरी है। और उसके साथ ही उन सब क्लाइंट्स का ट्रस्ट गेन करना बहुत जरूरी है। उन सबसे मतलब वो लोग समझें कि हाँ भाई ये आदमी जो है भरोसे के लायक है और हम इसकी बात सुन सकते हैं और मान सकते हैं। तो सेल्स और मार्केट के एक जरूरत है बैंक अकाउंट को, जो कि एक एडिशनल स्किल होती है उसकी इसमें। जो भी एडिशनल स्किल्स होते हैं ना, जो
मतलब ये सब तो जरूरी चीजें थी अभी तक जो हमने बताई। कुछ एडिशनल स्किल्स होती हैं जो कि पर्सनली हम हमारे लेवल पे हम डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम हमारे काम को और बेहतर कर सके, हम अच्छा काम कर सके। तो उसके लिए उसको जो वहाँ के लोकल कल्चर है, जो जो भी वहाँ पे लोगों का कल्चर वहाँ पे है, उनके जो कस्टम्स हैं, उन सब की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और उन सबको समझना बहुत जरूरी है उसके लिए, ताकि उनकी जरूरत को भी वो उसके हिसाब से समझ सके। फिर फाइनेंशियल काउंसलिंग स्किल्स, तो बेसिक फाइनेंशियल गाइडेंस जो है ये उसको अपने कस्टमर को उसको देना जरूरी है, ताकि वो अपने अपने जो भी उसका पैसा है, जो कमाएगा, जो भी करेगा, उससे उसका कैसे वो अच्छा उपयोग कर सकता है, उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकता है। ऐसी सब चीज़ें फाइनेंशियल काउंसलिंग की स्किल जो आना चाहिए वो उसको उसके पास होना चाहिए। ये एडिशनल स्किल है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए, ताकि आदमी को और ज्यादा फायदा हो सके और उसको भरोसा हो सके आपके ऊपर। फिर एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए, मतलब ये कि आप अपने आप को बैंक के उसमें रख के सोचो और उसके हिसाब से अपना माइंडसेट बनाओ, ताकि मतलब आप आप अपने आप को वहां पे एक बैंक समझ लो कि ये मैं बैंक हूँ, ये मेरा खुद का वो है, एक वेंचर, और इसमें मैं जाके लोगों को इस मामले में समझा सकूंगा इस चीजों की इन चीजों के बारे में सब लोगों को। तो ये एडिशनल स्किल्स होंगी आपके काम को अच्छा करने में, आपका काम को बढ़ाने में, आपको सब चीजों को अच्छे से समझाने में, बताने में। स्किल्स जो होती हैं, जो आपका कौशल होता है, वो दो तरह की होती है। मोबाइल डाल दो। भाई अपना मोबाइल वो म्यूट पे रखो। तो कठिन कौशल होता है, और आसान तो नहीं, सॉफ्ट कौशल जिसको कहते हैं अ, हिंदी में। तो आप सॉफ्ट सॉफ्ट कौशल जो कौशल होता है, और हार्ड कौशल होता है। तो हार्ड कौशल में क्या क्या चीजें आती है जो इसका म्यूट नहीं है भाई, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा आपकी, दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है। म्यूट पे रखो अपना पूरा। तो आप जो मैनेजमेंट करते हो, आप जो ऑपरेशंस जो काम करते, जो भी काम करते हो वहाँ पे ऑपरेशंस के हिसाब से, जो आप प्रोडक्शन का आपका जो काम होता है वहाँ पे, जो लॉजिस्टिक का काम होता है, जैसे मशीन लर्निंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, टाइपिंग, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब आपकी हार्ड स्किल्स है। मतलब जो मुश्किल वाली जो कौशल है, मुश्किल मीन्स जो जिसमें आपको अंदर अपने अपने आप की कुछ जरूरत नहीं है, आपको बाहर से मार्केट से जो सीखना है, जो जो चीजें जो बाहर से आप सीखते हो सब चीजों को, ये ऐसी स्किल्स हैं, ये ऐसे कौशल हैं। और जो अंदर से आपके अंदर जो रहती है, वो ये सॉफ्ट स्किल कहते हैं उनको। तो उसमें कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करना, आपका सेल्फ मोटिवेशन, खुद को बढ़ावा देना, लीडरशिप, आप अपनी पहचान अलग से बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद के ऊपर, आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना, टीम वर्क, साथ साथ टीम के साथ काम करना, कोई भी जो मुश्किलें हैं उन सबको सॉल्व करना, डिसिशननेस, अपना डिसीजन लेना खुद का, और टाइम को मैनेज करना, अपना पूरा जो जितना भी समय है वो सबको मैनेज करना, फ्लेक्सिबल होना, थोड़ा सा अच्छे से बातचीत करना, नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब बातचीत के जरिए सब चीज़ों को सॉल्व करना। ये अपने अंदर रहती हैं ये सब चीज़ें, अपने आप को डेवलप हमको करना पड़ती है। सॉफ्ट स्किल को, हार्ड स्किल हम बाहर से सीखते हैं। तो सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के डिफरेंसेस यहाँ बताए हैं इस पेज में, इसमें। तो हार्ड स्किल जो है वो एकेडमिक स्किल है, जो हम बाहर से सीखते हैं,
जो हम बाहर की दुनिया से लेते हैं, बाहर की एक्सपर्टाइज जो हम सीखते हैं, जो कि हम अंदर से कुछ नहीं कर सकते, हमको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। कंप्यूटर के ऊपर जैसे आपको बाहर से सीखना पड़ेगा कि पहले कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, मोबाइल को कैसे चलाते हैं, ये सब बाहर अपनी एक्सपर्टाइज हम सीखते हैं। और सॉफ्ट स्किल ऐसी चीजें हैं जो आप अंदर से अपने मन से डेवलप करते हो, अपने ह्यूमन नेचर से डेवलप करते हो, अपनी बातचीत से जो डेवलप करते हो, वो सब सॉफ्ट स्किल होती है। तो हार्ड स्किल में मशीन लर्निंग आती है, फाइनेंशियल एनालिसिस आती है, टाइपिंग स्किल आती है, कंप्यूटर की जानकारी आती है, प्रोग्राम करना, वो सब आता है, हार्ड स्किल में आता है। सॉफ्ट स्किल में मतलब कैसे आप अपने बातचीत करते हो, कैसे अच्छे से बातचीत करते हो, आपके जो मैनर्स हैं, जो तरीके हैं, आप सोशली आप क्या कैसे आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो बातचीत करने में, कैसे आप दुविधाओं को सब रिजॉल्व करते हो, और लोगों को आप अपनी अच्छाई और बताते हो, और उनको सामने वाले का बातचीत जो बोलता है उसकी अप्रिशिएट करते हो, कैसे आप अपनी भाषा को उपयोग करके आदमी को आगे लाने की कोशिश करते हो ताकि वो बैंक से जुड़ सके। तो बातचीत, बोलना, बताना अपनी बात को, खुद को मोटिवेट करना, लीडरशिप प्रदान करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, टीम वर्क रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग रखना, डिसीजन मेकिंग रखना, टाइम मैनेजमेंट रखना, अपनी कौशलता दिखाना, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, नेगोशिएशन करना, और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन देना, ये सब सॉफ्ट स्किल में आते हैं। तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के जो डिफरेंसेस हैं ये अपन ने इस पेज में देखे हैं। फिर हार्ड स्किल में आपको और क्या क्या चीजें सीखना होती है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, तो आपको कैसे फाइल को नाम करना, उसको बनाना, नाम ले देना उसका, उसको सेव करना, उसको आगे इधर उधर लेके जाना, फाइल को डिलीट करना, फोल्डर्स को कैसे बनाना कंप्यूटर में, कस्टमर के डेटा को कैसे आप अपना एक जगह पे इकट्ठा करना, ट्रांजेक्शन में कितने क्या क्या जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन सब की बनाना और रिपोर्ट बनाना, ये आपका फाइल मैनेजमेंट का काम है। ट्रबल शूटिंग, कुछ भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है उन सबको कैसे ठीक करना, प्रोग्राम कोई बंद हो गया उसको कैसे वापस चालू करना, इंटरनेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है तो उसको देखना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, ये सब आपके अच्छे से सब काम चले उसके लिए ये सब आना आपको जरूरी है। फिर टाइपिंग आना जरूरी है, क्योंकि आप रिपोर्ट बनाओगे, आप बहुत सारी चीजें टाइप करोगे, आप कस्टमर के डेटा की एंट्री करोगे, आप उसका केवाईसी फॉर्म भरोगे, आप उसके फॉर्म भरोगे, तो टाइपिंग आना आपको जरूरी है। थोड़ा सा टाइपिंग के वर्ड्स कहाँ कौन कौन से होते हैं, आजकल के ज़माने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा सा टाइपिंग आए तो आपका काम और जल्दी होता है। फॉर्म्स को भरना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना, इससे टाइम आपका कम होता है, आपके एरर्स भी कम हो जाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर में जितने अपडेट्स आते हैं, बहुत रेगुलरली अपडेट्स होते रहते हैं सॉफ्टवेयर में, क्योंकि आपका जो सिस्टम होता है वो काफ़ी चीज़ों से काफ़ी नई मेलावेयर और सब आ जाते हैं, जिसके कारण से आपके सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हम तो उसके लिए हमको ये जितने भी सॉफ्टवेयर के अपडेट का जो तरीका है उसको हमको आना चाहिए, कैसे हम अपडेट करें, जिससे कि कस्टमर के जो डेटा है वो सबको हम उसका ध्यान रख सकें, और एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ सके हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करने के उसमें। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आना बहुत जरूरी है। आपके सारे प्रोडक्ट्स जितने हैं, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स है, स्टॉक्स हुआ, बॉन्ड्स हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुआ, सेविंग्स बैंक अकाउंट हुआ, इन्वेस्टमेंट के जो भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये सब आपको आना बहुत जरूरी है। एफडी के ऑप्शन है, बैंकिंग जो हमारा जो बीसी है उसको कस्टमर को अलग अलग तरीके से कैसे इन्वेस्टमेंट करना ताकि उसकी इनकम बढ़ सके, और अलग अलग फाइनेंशियल क्या क्या गोल्स हैं उन सबके बारे में आना जरूरी है। इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को जानना जरूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस का क्या प्रोडक्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस का क्या प्रोडक्ट है, जनरल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। बैंक आजकल सब कुछ चीजें देती है, बैंकिंग के अलग अलग आर्म होते हैं जिसके इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेच सकती है, इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट बेच सकती है, टैक्सेशन के बारे में बता सकती है, रिस्क मैनेजमेंट कर सकती है। तो इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है, और उससे अपने जो भी कस्टमर हैं उनको
उनको पढ़ाई करा के उनको समझाना कि ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है, ये इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए और जिससे आपको फायदा ही होगा दुनिया आगे चल के अपने इसमें। फिर टैक्सेशन के बारे में जो करंट बैंकिंग के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप एफडी बनाते हो तो एफडी पे आपको टैक्स लगेगा या आपका क्या बोलते हैं वो टीडीएस कटेगा, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ताकि आप उसको समझ के कस्टमर को भी बता सको। नहीं तो कस्टमर आगे आके बोलेगा कि टीडीएस के मेरे को तो इतना पैसा कम मिला है, आपने तो बोला था कि 10,000 की एफडी है तो आपको 15,000 मिलेगा, अरे ये तो मुझे 14,000 ही मिला, 1,000 रुपये कहाँ गए। तो वो आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका टीडीएस कटा है क्योंकि आपको इनकम टैक्स से रिफंड लेना है, या इनकम टैक्स पे करोगे तो उसमें आपका एडजस्टमेंट हो सकता है। इस ढंग की सब चीज़ें टैक्सेशन के बारे में आना जरूरी है। फिर रिस्क मैनेजमेंट आपको समझना चाहिए कि जो मार्केट की रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, ये सब के बारे में भी उसको कस्टमर को बताना जरूरी है। उसको समझना चाहिए कि आपने कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे मार्केट रिस्क आ सकती है। आपने कोई एफडी बनाई है और बैंक फेल हो रही है तो क्रेडिट रिस्क हो सकती है। ऐसे ही बैंक के पास किसी के पास पैसा नहीं है तो वो लिक्विडिटी रिस्क हो सकती है। तो ये सब चीज़ें उसको समझाना जरूरी है आपको एज अ कस्टमर। ये रिस्क है आपके पूरे, ऐसा नहीं कि आप रिस्क फ्री हो, आप सब कुछ अपने बैंक में डाल दिया तो आप एकदम रिस्क फ्री हो गए। मार्केट में काफ़ी चेंजेस आते हैं, बदलाव रहते हैं, वो सब चीज़ों से बैंकिंग कस्टमर को वाकिफ रहना चाहिए और उसको कस्टमर को बता देना चाहिए कि ये आपका रिस्क है और ये रिस्क प्रोफाइल के लिए ये प्रोडक्ट सही है, ये चीज़ें जरूरी है। फिर हार्ड स्किल के अगले काम है डेटाबेस मैनेजमेंट। आपको पूरा डेटाबेस अपना जो है उसको ढंग से रखना, हर कस्टमर वाइज रखना उसको, उसका इजीली आप ताकि उसको निकाल सको कभी भी और डेटा का एनालिसिस कर सको। कस्टमर के जितने भी आपने इंटरेक्शन किए हैं उस सब में आपको जानकारी होना चाहिए कि हमने ये बातें की है उसके साथ, उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और प्रेफरेंसेस सब आपको जानकारी उसकी होना चाहिए। ये सब जरूरी है पूरे इस मार्केट के जो मार्केट का जो पूरा वो है उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी चीज़ है। फिर आपके बैंक का ऑडिट होता रहता है, अंकेशन होता है काफ़ी रेगुलरली। तो ये अंकेशन में आपको ऑडिट में बैंक के जो भी ऑडिटर हैं, अंकेशक आते हैं जो, उनको आपको कैसे सब चीज़ें बताना और कैसे सब चीज़ें वो ताकि वो ढंग से ऑडिट कर सके सब चीज़ों का, क्योंकि आप एज ए बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे, तो वो आपका आपकी जगह पे भी आके एज ए बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट आपका ऑडिट कर सकते हैं और करते हैं। तो इसके लिए आपको ऑडिट का इम्पोर्टेंस और उसके कैसे कोऑपरेशन देके उस ऑडिट को निपटाना, ये आपका एक काम रहता है, आपको आना चाहिए ये चीज़। फिर जितना भी डेटा होता है सबका बैकअप करना, उसको कैसे अगर डेटा करप्ट हो गया या कुछ हो गया तो उसको रिकवरी कैसे करना, आपके पास अलग अलग 2-3 जगह पे बैकअप होना चाहिए ताकि कोई लॉस हो तो आप दूसरी जगह से डेटा निकाल सको। आपके पास एक पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, ये सब चीज़ों में डेटा स्टोर रहना चाहिए ताकि आपका जो सिस्टम है वापस आपका इमीडिएटली वापस चालू कर सको अगर आपका डेटा करप्ट हो गया तो। नहीं तो कस्टमर की जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सब आप मिस कर जाओगे, उसको आप वो जानकारी चली जाएगी आपके पास से और बिजनेस की कंटिन्यूटी आपकी नहीं हो पाएगी। फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ये सबका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, केवाईसी के नॉर्म्स का कंप्लाई करना, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का तरीका कैसे होता है, और कोई आपको गलत डॉक्यूमेंट देके चला गया और आपने उसको वेरीफाई कर दिया तो आप कहीं गलत उसमें फंस सकते हो। इसलिए ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपका इंपॉर्टेंट काम है ओवरऑल इसमें पूरे। हार्ड स्किल के और भी जो चीज़ें बची हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल स्किल होती है। आपको जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि इंटरनेट की सिक्योरिटी के बारे में आपके बहुत सारे मैलवेयर आते हैं, बहुत सारे अंदर घुस जाते हैं, जो भी चीज़ें फिशिंग की थ्रेट हो जाती है, बैंकिंग की डेटा का ब्रीच करने की कोशिश करते रहते हैं लोग, और उसके लिए आपको अच्छे से पासवर्ड देना है जो कि स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी सस्पिशियस लिंक को उसमें खोलना नहीं चाहिए, और कोई एंटी वायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखना चाहिए हमेशा, ताकि आपका पूरा जो सिस्टम है वो हमेशा सिक्योर रहे, कोई बाहर का आदमी उस चीज़ को हैक नहीं कर सके। क्लाउड कंप्यूटिंग, आपके क्लाउड में सारा डेटा स्टोर करने का एक वो है,
तो आपको भी आना चाहिए कि आप डेटा को कैसे क्लाउड में स्टोर कर सको, ताकि आपको जब जरूरत पड़े आप उस डेटा को वहां से रिट्रीव कर सको। तो वो डेटा हमेशा वहाँ सेव रहता है, आप कभी भी उस डेटा को वहां से रिट्रीव करके ला सकते हो, आपका अपना पूरा काम चालू कर सकते हो। फिर ट्रबल शूटिंग और टेक्निकल इश्यूज काफी आते रहते हैं। कभी जब भी आप कंप्यूटर यूज करोगे, आप अपना मोबाइल यूज करोगे, उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आएंगे। उसको कैसे आपको रीस्टार्ट करना डिवाइस को, कैसे नेटवर्क कनेक्शन को चेक करना, कैसे आपको कैच जो होता है जिसके कारण से इकट्ठा रहता है बहुत सारा, उसको साफ करना। फिर छोटे छोटे जो प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर को चलाने में या मोबाइल को चलाने में, उन सबको इमीडिएटली आप कैसे चालू कर सकते हो, ताकि सामने वाला जो है उसका काम इमीडिएटली हो सके, उसको काम के लिए रुकना नहीं पड़े या उसको अगले दिन नहीं आना पड़े। तो उसके लिए आपको सब चीजें आना चाहिए इमीडिएटली। फिर सारी की सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो भी होती है उनके साथ आपको अपडेट रहना चाहिए, एडवांसमेंट होना चाहिए, उसका सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण से, वो सब की जानकारी होना चाहिए। लेटेस्ट जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए, और कैसे आप उसको कस्टमर को दे सकते हो, कस्टमर को उसको कॉम्पिटिटिव रख सकते हो अपनी बैंकिंग को। ये आपका बहुत कंपटीशन है हर जगह पे। दूसरी बैंक होंगी, कोऑपरेटिव बैंक होंगे, रीजनल रूरल बैंक होंगी, वो सबसे कंपटीशन है आपका। तो दूसरी जो बैंकों के साथ कंपटीशन है, उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स अच्छे से रखना, उसको संभाल के रखना, उसको कस्टमर को टाइमली अपडेट करना, ये सब काम आपका हार्ड स्किल के अंतर्गत आता है। हार्ड स्किल में आपको ये सब चीजें आना चाहिए, ताकि आप अपना काम को एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से कर सको। अब हम आते हैं सॉफ्ट स्किल पे। तो सॉफ्ट स्किल जो है वो हम अपने आप में अंदर हम डेवलप करते हैं, अपने अंदर हम डेवलप करते हैं कोई भी चीज़ों को। जैसे जैसे हम जिंदगी को देखते हैं, हम उसको अपनी लाइफ हमारी जीते हैं, उससे हमको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका और समझाने का तरीका, तो उसमें बिना बोले भी आप कई बात समझ सकते हो। जैसे कि आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसका बैठने का ढंग, उसके फेस का एक्सप्रेशन से, उसके आवाज की उससे टोन से, इस सब चीजों से कई मैसेज आते हैं, और वो मैसेज से आप कस्टमर के साथ एक अपना रैपो बिल्ड कर सकते हो। आप अपने कस्टमर के साथ आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से पहले से ही आप उसकी सारी जानकारी ले सकते हो, समझ सकते हो, और अपना काम चालू कर सकते हो। चालू होने के पहले, कोई भी काम को चालू करने के पहले चालू हो सकते हो। फिर मल्टी लिंग्विज्म, जिसमें आप वहाँ का लोकल पॉपुलेशन का जो भी भाषा है वो अगर उसकी जानकारी रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लोकल जो लोग हैं उनके क्या 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 कल्चर है, उनके क्या तरीके हैं, वो किस ढंग से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, किस ढंग से त्योहार मनाते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, ये सब से आपको उन लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इस चीज़ को जानकारी रखते हो, और आपका कम्युनिकेशन उनके साथ बातचीत जो है ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। फिर आप अपना पक्ष कैसे रखते हो, आप अपनी बातचीत को कैसे रखते हो, आप अपनी जानकारी को कैसे सामने वाले के सामने रखते हो, जिसको हो सकता है कुछ भी जानकारी नहीं हो, तो आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे। आप उसको अगर पावर पॉइंट में कुछ प्रेजेंट करने जाओगे तो हो सकता है वो समझ नहीं आए, तो उसको पहले आपको समझाना पड़ेगा। फिर आप पावर पॉइंट में जो है आप उसको चित्र के माध्यम से अगर आप समझाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उसको लिखित में उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भाषा जानता नहीं है, वो समझता नहीं है ये सब चीजों को। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर नए क्लाइंट्स और नया बिजनेस आपको अच्छे से मिल सकता है, आपको देखिए कस्टमर्स मिल सकते हैं, और आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बातचीत को सामने वाले के सामने रख सकते हो, किस पक्ष में रख सकते हो। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेगुलेशन, जो भी कुछ तकलीफें आती है बातचीत करने में, आपको बैंकिंग के स्टाफ से भी डील करना है, आपको कस्टमर से भी डील करना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से प्रोफेशनली आप अपना अगर वो कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपका काम होएगा, और जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कर सकोगे, और कस्टमर से भी अच्छा आपको रेटिंग मिल पाएगा, तो बैंक के लिए एक अच्छा रेपुटेशन बन पाएगा। तो सॉफ्ट स्किल की ये सबसे पहली जानकारी थी, अपनी रिलेशनशिप कैसे बनाना। उसके बाद आपका इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं, आपस की जो बातचीत करने का ढंग, अलग अलग पर्सनालिटी के साथ अलग अलग ढंग से बात करना, उसकी बातचीत समझना, उसके साथ
उसको उसके पास कैसे जाना, बातचीत कैसे उससे, मतलब उसके पास कैसे आप उसको अपने पास ला सकते हो, अपने इस काम में अपना ट्रस्ट कैसे बना सकते हो, कैसा रैपो बना सकते हो आप उसके साथ। ये सब चीजें आना चाहिए एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को। फिर कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के कल्चर को अपमानित नहीं कर सकते हो, आप उसके उसको गलत ढंग से नहीं ले सकते। तो आपका कल्चर अलग है, उसका कल्चर हो सकता है अलग हो, वो अपने ढंग से अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करता हो, अपने ढंग से काम करता हो, अपने ढंग से, हो सकता है किसी का शांति से कोई बैठता है, कोई अपना कल्चरल उसका वो नहीं है, आप उसमें उसको जाके अगर कोई कल्चरल उसके बारे में बातचीत करो तो हो सकता है उसको अफेंड लगे। तो उसकी बातचीत को समझना, उसे कल्चरल उसको सेंसिटिविटी को ध्यान रखना, ताकि कोई गलत फहमी नहीं हो, कोई गलत चीजें ना आप कम्युनिकेट कर सको उसको, और उसको अपने साथ रख सको ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। अच्छी बातचीत कैसे होती है? अच्छी बातचीत जो होती है, आपस में जो हम बातचीत करते हैं, वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो होती है कि हम सामने वाले को कितना, एक मिनट लो भाई साहब। हाँ, तो आप उसकी उसकी सबसे बड़ी निशानी है आपकी बातचीत में, आप सामने वाले की बात कितना सुनते हो, अ, उसको कितना ध्यान से सुनते हो, और उसकी बात को कैसे समझते हो। ये एक बहुत बड़ी निशानी है अच्छे कम्युनिकेशन की, अच्छी बातचीत की। अ, आप सामने वाले के जो बातचीत करते हो उसको आप कैसे कैसे आप उसको ले रहे हो, ये सामने वाले को भी समझ में आएगा। आप उसकी बातचीत को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, आप हाँ हाँ भरते हो, या आप उससे और प्रश्न पूछते हो, और उसको उसको उसकी बातचीत पे रिस्पॉन्ड करते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे दिखाते हो। ये सब चीजें अच्छी बातचीत की और अच्छे ध्यान से सुनने की एक अच्छी निशानी है। बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है कि आप, सामने वाला बोल रहा है लेकिन आप ध्यान उधर और कहीं, आपका इधर उधर कहीं आप देख रहे हो, तो सामने वाले को समझ में आता है कि मेरी बात सुन नहीं रहा है, और मेरे को रिस्पॉन्स देने की तो उसकी वो नहीं है। जो आपके, आप जो दिखाते हो, जैसे मैं अभी हाथ अपने ऐसे ही कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे चीजें जब होती है, तब सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई, आप मेरी बातचीत को सुन रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या मैं क्या चाहता हूँ। तो वो बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम कैसी है, आपका जो मुखड़ा की जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपके हाथ की गेस्चर्स कैसे हैं, आपके आई कांटेक्ट कैसा है सामने वाले के साथ। आप उसकी आंख में आंख देख के अगर बात करोगे तो या उसकी बात सुनोगे तो आपका ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप अपने आप सिर हिलाओगे, आंखों में आंख मिलाओगे, मुस्कुराओगे, ये सब एकदम सही चीजें हैं सामने की, आप सामने वाले की बात को सुन रहे हो। तो अच्छे कम्युनिकेशन की, अच्छी बातचीत की ये एक प्रमुख निशानी है एक्टिव लिसनिंग। फिर सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस, आपको एकदम से उत्तेजित नहीं होना है अपने कोई भी बात में, शांति से, सौम्यता से, एकदम सौम्यता से अपनी सामने वाले की बात सुनना है, और वो कस्टमर्स को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है। पेशेंस के साथ आप कोई भी नेगेटिव इश्यू होगी, कोई भी चीज का गलत वो है, उसको आप सही ढंग से ले पाओगे। अपना खुद का कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड अगर नेगेटिव है शुरू से कि नहीं यार इस आदमी का कुछ हो नहीं सकता, इस अपन कुछ फायदा नहीं दे सकते, इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, तो आप कभी भी उस चीज को आगे नहीं ले जा पाओगे अपने पूरे इसमें। और अच्छी नॉलेज, अपनी अपनी जो आप जो भी चीज बताना चाहते हो उसकी एक अच्छी थरो नॉलेज होगा आपके पास होगी,
तो आप अपने सर्विसेज को और अच्छे तरीके से बता पाओगे, सामने वाले को कन्विंस कर पाओगे। और ये कभी मत सोचो कि सामने वाला जो है उसकी बातचीत से हमको ऐसा लग रहा है कि ये हम इसका काम नहीं हो पाएगा और कुछ कर नहीं पाएंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए, या इसका अकाउंट खोलने के लिए, या इसका जो भी कुछ करना है आपको उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है, प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। प्रोएक्टिव मतलब आप खुद होके कुछ अगर कुछ बातचीत कुछ चल रहा है तो बना तो प्रोएक्टिव रह के और सब कुछ करके आप अपनी सब चीजें पॉजिटिवली आप इसको बता सकते हैं। फिर अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत की और भी जो चीजें हैं वो है अपनी बातचीत को, अपनी चीजों को रखना और अपना कॉन्फिडेंस बताना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बताना। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी चीज को बताते हो, कोई भी चीज को करते हो, तो उससे आपका प्रोफेशनलिज्म दिखता है कि हाँ आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक जानकार आदमी हो जिसको कस्टमर्स को सब चीजें बताने में आसानी है और समझाने में आसानी है, और जो आसानी से सब चीजों को लेके और सब चीजों को कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और कॉन्फिडेंटली अपनी बातचीत को रख सकता है। असर्टिवनेस मतलब आप अपनी बातचीत को फर्मली रखोगे, लेकिन अच्छे से रखोगे उस चीज को। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आप उसके कॉन्फ्लिक्ट उसमें कोई भी अगर वो हो रहा है तो उसको सॉल्व करना आपका काम है। उसको किस ढंग से सॉल्व करना, किस ढंग से आप उसको लेते हो, कैसे आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ये आपका एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है आपके अंदर जो होना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी तकलीफ आए, ऐसा तो होगा नहीं कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन सारी तकलीफों को दूर करना आपका एज ए बीसी काम है। कैसे आपको दूर करना है ये आपको समझना है, आपको बताना है उसको, किसी और से आपको जानकारी लेना है वो लेके या कैसे भी करके आप उसको कन्विंस करना है कि ये इस ढंग से इसको सॉल्व किया जाता है। अच्छी कम्युनिकेशन की एक और निशानी है अकाउंटेबिलिटी। आपको अपनी जो भी बात बताना है उसके बारे में खुद अकाउंटेबल हो, ये आपको कस्टमर को कॉन्फिडेंस देगा। ये एक सबसे जरूरी स्किल है आपकी, और कस्टमर सर्विस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अकाउंटेबिलिटी होना, कि आप अपनी जो भी आपने जानकारी दी है आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो, और सामने वाले को आप ये बोल सकते हो कि अगर कुछ वो हुआ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसके बारे में गारंटी लेता हूँ कि ये मैं सही बात बता रहा हूँ। फिर एम्पैथी, सहानुभूति। कस्टमर एक बहुत गरीब आदमी है, कस्टमर के पास ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, कस्टमर को फाइनेंशियल इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं है, उसके साथ सहानुभूति रखना हमारा एक बड़ा बातचीत करने के लिए हमारा एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। कोई हमारी अगर हमने सर्विस में कुछ खराब किया है तो हम उसके साथ वो रखें कि हाँ भाई हमने गलती की है, हम इसको ठीक करेंगे, इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे भी करके, ये हमारी गलती थी, हम इसको ठीक करेंगे। ये सब चीजें एम्पैथी और जो है ये सब आना, सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। तो अच्छी बातचीत का क्या क्या अच्छे फीचर्स होते हैं, क्या क्या अच्छे तरीके होते हैं, उसमें आप अभी देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्लैरिटी, जो आप जो बात बताना चाहते हो वो एकदम साफ समझ में आना चाहिए आदमी को। कोई ऐसी चीज नहीं बताओ जिसको कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जो कि उसको समझ में नहीं आए, उसको तरीका नहीं आए। ऐसे कोई चीजें यूज मत करो जिससे उसको लगे कि ये तो यार कैसी चीज है, क्या है। अब आप उसको सीधे इंश्योरेंस बोल दोगे तो आप उसको समझ में नहीं आएगा कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस शब्द का अर्थ उसको समझाना पड़ेगा, उसके बाद उसको समझाना पड़ेगा इससे आपको ये फायदा है। तो ऐसे कोई भी टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करना जिससे कि सामने वाले को कोई चीज समझ में नहीं आए। सीधी सादी भाषा में बोलना है, हिंदी में बातचीत कर रहे हैं तो हिंदी में उसको सीधे समझाना है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलना है जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या फिर कोई गलत फहमी क्रिएट हो जाए।
कोई गलत चीज समझ में आ जाए आदमी को, ऐसी कोई चीज नहीं यूज करना है। इसलिए बहुत सिंपल भाषा में, सीधी सादी भाषा में सामने वाले को चीजों को समझाना है। कंसाइजनेस, एकदम पॉइंट पे आपको बात करना है, उसको सब चीजों को एकदम पॉइंटली उसको बताना है। सामने वाले के जो टाइम है, उसका अटेंशन है, उसको बहुत ध्यान देना है उस चीज के ऊपर। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीज आप कम्युनिकेट कर पाओगे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसका भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। छोटे सेंटेंस लेना है, छोटे पैराग्राफ्स लेना है, और जो कि ऐसे मैसेज देना है जो कि आराम से समझ में आ जाए। एक्यूरेसी, सब जो भी बातें हैं वो काफी एक्यूरेट होना चाहिए बताने में। कुछ भी गलत चीज आपको नहीं बताना है। कोई अगर आपको नहीं मालूम है, आप वापस उसको चेक करो बात को, फिर उसको समझाओ। कोई भी खुद ही अपना कोई एजम्पशन नहीं कर लेना कि हाँ बस यही होगा। भले ही आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, आपने जानकारी ली हो कि नहीं ली हो। आजकल तो सब जगह से जानकारी आपको आसानी से मिल जाती है, इंटरनेट से भी मिल जाती है काफी कुछ इन्फॉर्मेशन। बट ये ध्यान रखना है कि वो सब जानकारी सही है, एकदम ठीक है, और आप उसको सही चीज बता रहे हो, ये अच्छे से चेक करके फिर उसको बताने का है। कोई भी चीज को प्रिज्यूम नहीं करना है, उसको सही ढंग से उसको बताना है, और एकदम तरीके से सही बताना है। कोई भी जनरलाइज्ड और एग्जैक्टरेट करके कोई बातचीत को नहीं बताना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको रखना है बातचीत को, ताकि उसको भी समझ में आ जाए और आपको भी बताने में कष्ट नहीं हो, और उसको भी कोई कष्ट नहीं हो आगे चल के कि इसने ये जानकारी मुझे दी थी और बाद में ये गलत निकली। अच्छे कम्युनिकेशन की और अच्छे बातचीत की और भी जो इम्पोर्टेंस है वो है रेलेवेंस। कैसे कोई भी चीज कितनी रेलेवेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी जरूरी है बताना। तो कोई आपको बिना वजह कोई भी चीज बताना नहीं चाहिए। जो मैसेज है वो आपको कन्वे करना है, आप अपनी भाषा में उसको एकदम साफ तरीके से बताओ। कोई इधर उधर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अनरिलेटेड कोई टॉपिक, अनलेस वो बहुत जरूरी है उसके लिए समझना, अनरिलेटेड टॉपिक्स के बारे में कुछ बताना चाहिए, और इस ढंग से बताना चाहिए कि सामने वाला जो है वो एकदम उसको समझ में आ जाए, उसको समझ में आ जाए कि आप किस बारे में बातचीत कर रहे हो। उसको कहीं अनरिलेटेड उसमें रेलेवेंट एरिया में नहीं लेके जाना है। आपको सीधे सीधे भाषा में, सिंपल सी भाषा में और सही भाषा में और रेलेवेंट चीजों को उसको बताना है। सारी जानकारी दो एक साथ, अगर हो सके तो उसको एक दिन के लिए रोक लो, 2 दिन के लिए रोक लो, लेकिन उसको बोलो कि मैं सारी जानकारी इकट्ठा करके फिर तुमसे बातचीत करूंगा और तुमको सब बताऊंगा मैं। और सब चीजों को मैं इसको सीधा सही करने का वो करूंगा। तो ये जरूरी है कि उसको सारी की सारी बातें बताई जाए, सारी इम्पोर्टेंट चीजें बताई जाए, और ये भी हम सोचे कि वो क्या प्रश्न मुझसे पूछ सकता है इसके बारे में, इन सब जानकारी में। तो हमको इस चीज की तैयारी रखना चाहिए अपनी, जब बातचीत हम करते हैं, जब चीजों को हम बताते हैं। फिर अच्छी अच्छी जो बातचीत है उसके लिए एक ऑर्गेनाइज करना हर चीज को बहुत जरूरी है। आप कोई भी चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो बताने के लिए, ताकि उसको आसानी से समझ में आए। आप अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हो कोई चीज का, तो हेडिंग, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, इस ढंग से इसको करो। मैंने इसमें जैसे इसमें हेडिंग दी है फीचर ऑफ गुड कम्युनिकेशन, उसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन, टाइमलीनेस, एंगेजमेंट, ये 3 सब हेडिंग है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर योर मैसेज इन अ लॉजिकल एंड इजी वे टू फॉलो वे, यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, समराइज योर मेन पॉइंट्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ योर मैसेज। ये मैंने आपको बताया है इसको, तो आपको भी आसानी हो गई। हाँ भाई, इस चीज के अंतर्गत ये चीज में हमको ये 3 चीजों को फॉलो करना है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान रखना है कि हम अच्छे से कम्युनिकेट करें, उसको समझ में आए, ऐसी चीजों को बताएं, और अपने जितने भी पॉइंट्स हैं शुरू में एक समराइज कर दो, एंड में एक समराइज कर दो, ताकि उसको भी हाँ लगे कि अरे हाँ, शुरू में इसने ये चीज बताई थी, फिर इसने बीच में ये सब चीजों के बारे में बताया, और फिर एंड में उसने वापस उसको रिपीट किया है। तो उसको भी लगता है हाँ अच्छे से सब बना के भेजा आदमी लेके आया है। टाइमलीनेस, आप कोई भी चीज को समय पे बताओगे तो सही रहेगा।
समय से पहले बताओगे तो भी गलत है, समय के बाद में बताओगे तो भी गलत है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देना है उसको समय पे बताओ, उसके लिए ज़्यादा लंबा वेट करने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ की डेडलाइन होती है, हर चीज़ का एक टाइम का वो होता है, उसको पूरा करना आपका जरूरी है। फिर एंगेजमेंट, आपको टू वे कन्वर्सेशन करना है, हमेशा हमेशा सामने वाले की बात भी सुनना है, अपनी भी बात बताना है, और हमेशा फीडबैक के लिए जो सामने वाला बोलेगा उसके बारे में आपको तैयार रहना चाहिए। अ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया, सामने वाले से प्रश्न पूछ लो, और उसको पार्टिसिपेशन के लिए इंकरेज करो, उसको बोलो कि हाँ तू भी बोल भाई, मैं अकेला थोड़ी बोलता रहूँगा सब चीज़ों के बारे में, तो अपने बारे में बता, तो मैं तेरे को आगे लेके जाऊंगा सब चीज़ों के बारे में, मैं तेरे को फिर समझ पाऊंगा। ध्यान से सुनो हर बात को, और उसको उसके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखो कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है, उसको अपने बारे में क्या तकलीफ क्या है वो बताना, सब चीज़ों के बारे में जरूरी है। अच्छे कम्युनिकेशन की, अच्छी बातचीत की इसमें। अच्छी कम्युनिकेशन में एक और चीज़ है एम्पैथी। अपने आप को सामने वाले के जूते में रख के देखो कि क्या कष्ट में रह रहा है वो, क्या कष्ट है उसको, कैसे तकलीफ में रह रहा है, या क्या उसको तकलीफें हैं जिसके कारण से वो आज की इस पोजीशन में है। ऐसी भाषा का यूज करो जो कि सामने वाले को रेस्पेक्ट देती हो, उसकी फीलिंग्स को समझती हो। फिर कल्चरल डिफरेंसेस, पहले भी हमने बात की इस बारे में कि कल्चरल डिफरेंसेस कुछ भी होते हो उसके बारे में आपको सेंसिटिव रहना है, आपको उसके बारे में समझदारी से काम लेना है, उसमें कोई ऐसी गलत भाषा का उपयोग नहीं करना है, और कोई चीज़ का ऐसा नहीं करना है जिससे कि उसको ऐसे लगे कि ये मेरे कल्चर के प्रति, या मेरे धर्म के प्रति, या मेरे किसी चीज़ के प्रति, ये या मेरी गरीबी के प्रति ये मुझे टॉन्ट कस रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। अडेप्टेबिलिटी, आपको अडेप्टेबल होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट रहना चाहिए कि भाई ठीक है ये बातचीत इस ढंग पे जा रही थी, अब हम इसको इस रास्ते पे लेके जाएंगे, अडेप्ट, क्योंकि उसने कुछ आपको नई बातें बताई है, तो उसके लिए आपको रास्ता शायद बदलना पड़े। तो ये अडेप्टेबिलिटी आपको बहुत जरूरी है इस चीज में। सामने वाले की बातचीत के ढंग से, सामने वाले के कम्युनिकेशन के ढंग से, सामने वाले की सब चीजें। अडेप्टेशन में कम्युनिकेशन की भी एक तरीका होता है जिसमें आप ईमेल से भी बात कर सकते हो, फोन पे भी बात कर सकते हो, फेस टू फेस सामने वाले के आमने सामने भी बात कर सकते हो। सामने वाले को ईमेल के बारे में जानकारी नहीं, आप उसको ईमेल भेज दोगे तो काम नहीं चलेगा, उसको फोन पे बातचीत करो, उसको फेस फेस पे बात करो। तो जो भी जरूरत हो उस सिचुएशन के हिसाब से अपनी बातचीत को अडेप्ट करना हमारा एक काम है। हम्म। आप जब बातचीत करते हो तो सामने वाले की के को उससे उसकी आपके आपको जो बिजनेस का जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए उसके साथ लगना पड़ेगा इस ढंग से कि उसको चीजों को समझ में आए, और चीजों को आप उस ढंग से लेके जाओ कि वो आपके सब बातों को समझ सके, और चीजों को समझ सके, और पर्सपेक्टिव को समझ सके, और अपने आप को उस चीजों में ढाल सके। तो उसके लिए आपको रिलेशनशिप बनाना जरूरी है सामने वाले के साथ। तो जब आप बातचीत करते हो तो आप सामने वाले से एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको मौका दे रहे हो कि वो आपको समझे, और उससे फिर उसकी जो तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको उसके लिए कोई अपन सोल्यूशन ढूंढते हैं, और इसी बहाने अपन फिर अच्छी अपनी अपनी खुद की अच्छी दिखाते हैं, बैंक की अच्छी दिखाते हैं, और उसको कुछ वैल्यू देते हैं अपनी बातचीत करके। इससे आपकी एक उसको जरूरत के हिसाब से एक लंबे समय की रिलेशनशिप बनती है। आपको अच्छे सोल्यूशन देना है ताकि वो जो भी तकलीफें हैं उसके बारे में अच्छी सोल्यूशन देना है, जिससे कि वो सोल्यूशन जो है लंबे समय के लिए हों, उसको लिए उसको उसको इंश्योरेंस की जरूरत है कि नहीं है जरूरत, ये आपको ऐसे उसको चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक की कमाई के लिए आपको उसको इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी बता देने का है। उसको जरूरत है कि नहीं है ये आपको देखना है, ऐसी जरूरत है कि नहीं कि जो कि लंबे समय का सोल्यूशन हो, ताकि उसको
समझ में आए, और अगर जरूरत पड़े तो उसको लगे कि हाँ ठीक है भाई ये मेरे लिए जरूरी है तो मेरे को करना पड़ेगा, और उसको भी लगे कि हाँ भाई जो भी बातचीत हुई है उसके से चीजों को निकाल लगा है। कोई आगे चल के ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि आगे चल के कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई बातचीत में कुछ तकलीफ हो या उसको समझने में कुछ वो हो, ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करना है। और बिजनेस आपका सक्सीड हो, आपको उसके साथ बिजनेस कर सको, ये आपका सबसे बड़ा गोल है इस पूरे इसमें। आपको गोल किसने दिया है? रिजर्व बैंक ने दिया है एज ए बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, और आपको बैंक ने बनाया बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। तो बैंक को बिजनेस चाहिए, रिजर्व बैंक का एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल है। ये दोनों गोल्स को आपको पूरा करना है, और उसके उसके लिए आपको अपना सक्सीड होना बहुत जरूरी है। और आपके आगे चल के आपको और बिजनेस मिले उस आदमी से, दूसरे आदमियों से, ये आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जब बातचीत करते हो उसके साथ। जब बातचीत करने के अलग अलग जो वो हैं, उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं सुनना, अपने इमोशंस का को कंट्रोल में रखना, उसमें एनालिटिकल करना है, थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करना, उसको एनालाइज तो वर्ड हिंदी में आएगा विश्लेषण, किस चीजों का विश्लेषण करना, एनालिटिक्स का मतलब वो पेशेंस के साथ रुकना, आपको ध्यान समझदारी के साथ बात करना। परसुएशन ये आना चाहिए, सामने वाले को परसुएट करो कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो तेरे लिए ज्यादा काम फायदे की चीज है, तेरी बात को मैं समझता हूँ, सब चीज करता हूँ, लेकिन हमको अपने को ये करना है, उसको परसुएट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये आपकी कम्युनिकेशन के या बातचीत के अलग अलग पहलू हैं। फिर सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल, आप जो भी उसको बताओगे, जो जानकारी दोगे, जो इंफॉर्मेशन दोगे, उसको आप उसको या तो मुख से बोलोगे या फिर लिख के दोगे, फॉर्मल वे में बोलोगे या इनफॉर्मल वे में बोलोगे, उससे रिलेशनशिप में आपके चेंज आता है काफी कुछ। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, और आपके जो आप बोल रहे हो वही आपके शरीर से निकलना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जब आप कोई भी बातचीत करते हो। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपस में जानकारी को एक्सचेंज करने की एक तरीका है, और वो लिखित में हो सकता है, वो वर्बल भी हो सकता है, इनफॉर्मली या फॉर्मली भी आप बोल सकते हो। उससे काफी आपकी रिलेशनशिप्स चेंज होती हैं, और आपकी जो कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि आपके बोलने के ढंग से मैच करना चाहिए उसको। कम्युनिकेशन के इफेक्टिव क्या क्या चीजें हैं? लिसनिंग, पोलाइटनेस, क्लैरिटी, एम्पैथी, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, पेशेंस, आई कांटेक्ट, अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स, रिस्पॉन्डिंग और इंटरपर्सनल कनेक्शंस। ये कम्युनिकेशंस के इंपॉर्टेंट इफेक्टिव चीजें हैं। तो अब हमें ना एक कोई, अगर हमको लोन का रिकवरी करना है, सब आपने किसी को लोन दिया, सब आपने रिलेशनशिप बनाई, सब कुछ कर लिया, आपने उसको लोन दिया, लोन किया, अब आपको रिकवरी करना है, पैसा दे नहीं रहा है सामने वाला। तो ऐसे में हम एज ए सामने वाला एज ए डेटर और हम एज एन एजेंट, हम कैसे अपनी चीजों को बातचीत के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलग अलग चैनल के जरिए, जैसे कि बातचीत, लिखित में, आंखों से आंखों मिलाने के, और अपनी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ जब आप इसके बारे में बातचीत करने जाओगे, तो आप उसको जो बोलोगे और जो आप उसको अपने शरीर के हाव भाव से बताओगे, ये दोनों चीजें इसमें बहुत जरूरी है। शरीर का हाव भाव हो सकता है आपका एग्रेसिव हो, तो फिर वो गलत हो सकता है शायद। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब आप बोलते हो कोई चीज या बताते हो कोई चीज को, कि आप अच्छे से बात करो सामने वाले से। मालूम है उससे आपको लोन का पैसा लेना है, लेकिन आप उससे अच्छे से बातचीत करो, जो बैंक की जरूरत है उसके हिसाब से आप उसको बात करो, कर्टसी आप उसकी रखो,
आप जो जो भी आप कम्युनिकेशन जो देते करते हो, उसके बारे में आप अपना क्लियर रखो कि हम ये बातचीत अब करने आए हैं। सीधी सादी भाषा में, सिंपल भाषा में आप, और समझने वाली भाषा में बातचीत करो। सामने वाला आसानी से समझ जाए आपकी भाषा को, ये शो करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है एकदम ऐसी होना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ भाई ठीक है, ये पैसा लेने आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुझे कोई मार वार कम देगा या कुछ मेरे से गाली गलौज करेगा, ऐसे कुछ करेगा, ऐसी कोई बात आपको वो दिखाना नहीं है। तो इसी से सामने वाला पस्त हो जाएगा कि हाँ ठीक है यार, ये आदमी तो ऐसे आया है, अपन इसके साथ एग्रेसिवली कैसे बात कर सकते हैं। तो जो भी आप नहीं बोलोगे वो इम्पोर्टेंट चीज होगी उसमें। गलती से भी आप उसको गलत चीज मत दिखाओ। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करो, और कोई भी कोई भी पॉइंट हो उसका, तो उसको आपको समझने की कोशिश करना है। इम्पोर्टेंट चीज है, अभी इसमें एक प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि सामने वाला पैसा भर नहीं रहा है बैंक का। ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। इसमें कई तरह की अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, कई तरह की अलग अलग मुश्किलें आएंगी, जो कि आपको काम काज करने में तकलीफ आएगी होगी। ये एक इट्स अ बिजनेस चैलेंज, ये आपका बिजनेस का एक बहुत बड़ा को चैलेंज दिया जा रहा है कि भाई इससे वसूल करके दिखाओ पैसा, सीधे साधे ढंग से, शांति के ढंग से, और अच्छे से पूरा पैसा वसूल करो, या जितना भी वसूल करना है करो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, उसको एनालिसिस करना जरूरी है। मेरे को 10 मिनट देना, मेरे को जरा कुछ चल रहा है मेरे। फिर उसके सॉल्यूशंस निकालना जरूरी है, इवैल्यूएट करना जरूरी है। सबसे अच्छी सॉल्यूशन इसमें क्या होगी वो निकालना जरूरी है। उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, और फिर उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट करना। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके हैं, इसी ढंग से इसको आपको चलना है हर चीज को। सबसे पहले प्रॉब्लम को, भाई क्या प्रॉब्लम है, ये निकाला, उसको इंफॉर्मेशन उसकी गैदर की कि क्यों ये प्रॉब्लम हुई, कैसे हुई, क्या हुई, क्यों किसने किसी कारण से हुई, ये निकालो। हो सकता है कि जो उस एरिया में बारिश नहीं हुई हो, उसी कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो फिर आपको उसके लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उसको, उसके शायद लोन को उस साल के लिए रोकना पड़ेगा, रिपेमेंट को, और अगले साल के लिए करना पड़ेगा। ये एक एनालिसिस हुआ इस चीज का। इसका सोल्यूशन आपने निकाला आपने, क्योंकि ये सोल्यूशन वो हुआ कि भाई बारिश नहीं हुई, इस कारण से उसने लोन नहीं दिया। तो अब इसका क्या तरीका है? तरीका ये है कि भाई अभी उसके पास पैसा आएगा नहीं, अगले साल के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा सा रिपेमेंट जो उसका है उसका रिफेस कर सकते हैं। तो ये इसका आपने सोल्यूशन निकाला, फिर उसको इवैल्यूएट किया कि हाँ भाई ये सही होगा ना तरीका। ऐसा तो नहीं कि अगले साल भी बारिश नहीं होगी, तो अगले साल भी फिर ये रिपेमेंट नहीं कर पाएगा, तो क्या करेंगे उस समय। इवैल्यूएशन करो इस चीज का, और सबसे अच्छा सोल्यूशन फिर निकाल के और उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको फिर मॉनिटर करते रहो कि हाँ भाई हमने जो सोल्यूशन निकाला था वो चल रहा है कि नहीं, सही है। उसने अगर इसमें खरीफ में नहीं दे पाया पैसा, तो क्या रबी में दे पाएगा वो? तो सुनना, क्या बोलते हैं, अपना विश्लेषण करना, रिसर्च करना, क्रिएट करना चीजों को, बातचीत करना, डिसीजन लेना, टीम बिल्डिंग को करना, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के ही एक पार्ट है। इसी को के हिसाब से आपको चलना पड़ता है इस ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। परसुएसिव स्किल होना बहुत जरूरी है। आप चाहे बातचीत, कोई भी चीज के लिए बातचीत कर रहे हो, उसके लिए आप उसको परस्यू करो, वो एक बहुत जरूरी चीज है। ये आपकी स्किल है, एक आपका कौशल है। अच्छी रिकवरी का एजेंट का एक वो है कि आप अपने आपका जो डेटर है, जो पैसा देने वाला है, उससे आप पैसा वसूल कर लो। ये आपका एक बहुत बड़ी स्किल होगी अगर आप उसको परस्यू कर पाए तो ये अच्छा आपस में व्यवहार रखने पे, सामने वाले का ट्रस्ट जीतने पे, ये परसुएसिव स्किल कुछ वो है। तो आप उसको क्या क्या डेट रिकवरी के बारे में क्या क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे कि भाई देखो भाई, बैंक तुम्हारे ऊपर रिलाई करती है, तुम अगर पैसा भरोगे तो फिर बैंक दूसरे लोग को दे पाएगी। फिर मेरी लिमिटेशंस भी हैं, मेरे को बैंक अगर बोलेगी कि भाई तुमको वसूल करना है पैसा, तो मेरे को आपको आके बोलना पड़ेगा कि हाँ वसूल करना है मुझे पैसा। उसके प्रति थोड़ा सा अनुभूति रखो, और बोलो कि भाई मैं तुमको हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ, तुम मेरे को अपनी क्या क्या प्रॉब्लम है वो बताओ, और
अपन इस चीज का निकाल लगाते हैं ताकि हम इसके बाद प्रति हम चीजों को ठीक कर सके और हम बैंक का भी पैसा रिकवर हो जाए, आपका भी काम हो जाए, दोनों चीजें हो सके। अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी, आपको फ्यूचर बोरिंग में प्रॉब्लम होगी, आपका सब चीज़ों में नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पैसा टाइमली समय पे सबको भरें। पैसा नहीं भरेंगे तो पेनल इंटरेस्ट लग सकता है, ऊपर का इंटरेस्ट रेट लगेगा, आपका सिक्योरिटी जो है वो सीज की जा सकती है, आपके प्रति लीगल एक्शन लिया जा सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब आपके आगे चल के आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी इस कारण से। इंटरेस्ट रेट आप ज़्यादा लगेगा तो आपको पैसा भी ज़्यादा भरना पड़ेगा, फिर हम आपका प्रोसेस करेंगे सिक्योरिटी। आप सपोज सिक्योरिटी ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर खींच के लेके जाएंगे तो आपका उसका जो भी खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। लीगल एक्शन लेंगे तो आपको उसका पैसा भरना पड़ेगा, सब चीज़ें आपको करना पड़ेगी, तो ये आपको कष्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपना पैसा भरेंगे टाइमली, यही अच्छा है आपके लिए। लेकिन आपको कोई भी थ्रेट नहीं देना है और सिर्फ आपको जो क्या हो सकता है उसके बारे में बताना है, लेकिन आपको उसको कोई थ्रेटन नहीं करना है, आपको कोई गुंडागर्दी जैसा कोई काम नहीं करना है इस मामले में। उसको सीधे साधे ढंग से आपको बताना है कि देख भाई ये कष्ट हो जाएगा तुमको, तुम ध्यान रखो इस चीज का, प्रीपेमेंट अपना टाइम से करो। तो पेशेंस जो हमारा एक वो है, हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसके ऊपर। हम शांत रहें, दिमाग से एकदम ठंडा रखें अपने दिमाग को, धीरे धीरे बातचीत करें, एकदम कुछ ऐसा नहीं हो कि सीधे चल पड़े ऊपर और सब चीज़ों को वो एकदम से वो कर लें। हर पॉइंट को ध्यान से वो करना बहुत जरूरी है। जो पेशेंटली चीज़ों को बातचीत करते हैं वो लोग आराम से सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस चीज़ों का, चाहे वो रिपेमेंट की क्यों ना बात हो, लेकिन उसका सोल्यूशन निकल सकता है। हमेशा ऐसे सोल्यूशन होना चाहिए कि जो दोनों तरफ के प्रति जीत के सोल्यूशन हो। नेगोशिएशन में समय लग सकता है क्योंकि सामने वाला एकदम से तैयार नहीं होगा, जब उसने पैसा नहीं भरा है तो वो एकदम से पैसा हो सकता ला भी नहीं सके, और नेगोशिएशन में थोड़ा समय तो लगता ही है कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ों में। ऐसी कोई गंभीर आप गलतियां ना करें जिसके कारण से बैंक को आगे चल के तकलीफ हो, आपको कष्ट हो जाए और ऐसा हो जाए कि जिसके कारण से आपको लगे कि अरे यार उस समय ऐसा कर लेते तो ये अच्छा था। सामने वाला आपको 10,000 रुपये दे रहा है, आप बोलने में तो 25,000 कम है, मानूंगा नहीं, अरे वो 10,000 तो ले लो भाई, कम से कम उतना तो काम खत्म हो, फिर आगे चल के और हो सकता है वो देगा ऐसा। तो ऐसी कोई गंभीर गलतियां आपको नहीं करना है, बहुत पेशेंट रखना है आपको और बहुत स्टेमिना रखना पड़ता है जब आप किसी भी आदमी से नेगोशिएट करते हो, बातचीत करते हो कि भाई तेरा रिपेमेंट बाकी है, तेरा पैसा लेना बाकी है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना रखना पड़ता है अपना और ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का कि ये ऐसा नहीं हो, मतलब आपको लंबा समय लग सकता है इस चीज़ में। मेन चीज़ ये कहना है स्टेमिना इसीलिए है कि हम जैसे हम दौड़ते हैं तो हमको स्टेमिना चाहिए होता है, वैसे हम बातचीत करते हैं ऐसे ही आपको बहुत लंबा समय का स्टेमिना रखना पड़ेगा, तभी आपका ये एंडेवर जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। बातचीत की उसकी जो हमारी कौशलता है उसमें एनालिटिकल स्किल एक जरूरी चीज़ है। तो हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, उसको इंटरप्रेट बराबर ढंग से करें, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें, अच्छे डिसीजन लें और सब चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनालिटिकल स्किल का, विश्लेषण जो आप लोग करते हैं अपनी कौशलता का, उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसके जो की कंपोनेंट्स अपने ऊपर पड़े वो हैं कि सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट कीजिए, मालूम कीजिए कि जैसे कि किसी एक आदमी का लोन का रिपेमेंट नहीं है तो आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों ने भी रिपेमेंट नहीं किया है, क्या कारण हुआ है इस कारण से, तो डेटा पूरा ऑर्गेनाइज कीजिए, उसको एवेल्युएट करिए, उसका वो करिए, उसको सबसे पहले डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है, फिर उसका रिसर्च करना है, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, उससे बातचीत को निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी है। अलग अलग तरीके का डेटा है, अलग अलग मालूम करने का वो चीज़ है, उसका अलग अलग विश्लेषण हो सकता है। बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि क्या है इस कारण से ये हुआ है, ये क्यों तकलीफ हुई है, क्यों आदमी ने रिपेमेंट नहीं किया है,
कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसमें लॉजिकल वो है, ये सब हमको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आएंगे, उसको सॉल्व करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको मॉनिटरिंग करना है रिजल्ट तक। ये आपका इम्पोर्टेंट एक चीज है एनालिटिकल स्किल्स में। विश्लेषण जो आप करना चाहते हो अपना, उसमें एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। फिर अपना इमोशनल कंट्रोल रखना, बातचीत की जो कौशलता है उसमें एक बहुत बड़ा बड़ा वो है। खुद को मालूम चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या किस तरीका का व्यवहार करने जा रहा हूँ किसी के साथ, क्या क्या चीज मैं वो बताने जा रहा हूँ, क्या मतलब मेरा जो अंदर का जो निकलने वाला है वो खुद को हमको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ उसको। सेल्फ रेगुलेशन, खुद के ऊपर एक दबाव बना के रखो कि भाई मैं ये बात बोलूंगा लेकिन अच्छे ढंग से बोलूंगा, मैं तरीका उसका एक अच्छा रखूंगा, कोई भी गलत रिएक्शन नहीं दूंगा कोई भी चीज का, सामने वाले के साथ सहानुभूति रखूंगा, उसके साथ एक अच्छा वो बनाने की कोशिश करूंगा रैपो, और एक ऐसा वो बनाएंगे जिससे कि बैंक का भी काम हो सके, मेरा काम हो सके, सामने वाले का भी काम हो सके। सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनूंगा कि वो क्या बोलना चाहता है, क्या उसका वर्बल है, क्या नॉन वर्बल है, उसको बोलना बहुत जरूरी है। सब चीजों में पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आप उसको नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाओगे कि नहीं यार ये तो पैसा देने ही वाला नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, हमको यही करना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है। आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट जाएंगे, हो सकता है बातचीत को सही ढंग में निकल जाए। बातचीत की जो कौशलता है उसमें इमोशनल कंट्रोल का क्या फायदा होता है कि आपका जो डिसीजन होता है वो सही होता है, एकदम प्रॉपर रैशनल स्ट्रेटेजिक होता है डिसीजन। कोई भी चीज इमोशन से इफेक्टेड नहीं होती है, आपकी जो अंदर की वो निकल रही है उससे आपका इफेक्ट नहीं है। आपने एक रैशनल डिसीजन लिया है, सही डिसीजन लिया है, इम्प्रूव डिसीजन लिया है, इस पूरे प्रोसेस में ये आपका फायदा होगा। इसमें आपकी अच्छी रिलेशनशिप बनेगी सामने वाले के साथ, और उसको भी लगेगा कि हाँ यार ये पैसे मांगने आता है लेकिन अच्छे ढंग से आता है, अच्छा वो बातचीत करता है, आप अपने उसका रैपो बनाते हो, आप ट्रस्ट करते हो उसके साथ, और उससे ज्यादा अच्छा बातचीत होती है जो कि प्रोडक्टिव रहती है, जो बातचीत आपको कुछ दे सकती है, निकाल दे सकती है उस चीजों का, ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकलता है आपका पूरे बातचीत करने में। आपका जो गोल है वो अचीव हो सकता है, और आप आपस की जो समझदारी है उसको सामने रख के एक अच्छे एग्रीमेंट पे बैठ सकते हो। ये बातचीत की इमोशनल कंट्रोल का आपका एक फायदा है। सुनने की जो कला है वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कला है। सामने वाले की जो है बातचीत जो वो बोल रहा है वो, और उसकी जो समझाना चाहता है अपना बिना बोले, वो सब चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। सामने वाले को टोका टोकी नहीं करना है बीच में, उसकी बात पूरी सुनना है, उसके बाद हम अपना रिस्पॉन्स दें तो ज्यादा अच्छा। बीच में टोका टोकी करते हैं तो फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, या फिर आपका भी वो अच्छा नहीं दिखता है कि ये टोका टोकी करने वाला आदमी है। सामने वाले से प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, कि इससे आपको उसको लगता है कि हाँ ये मेरी बातचीत में को सुनने में तैयार है, और मेरी बातचीत को ध्यान से सुन रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप उससे प्रश्न पूछें, और उसको उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज ढंग से रखें कि उसको लगे कि हाँ भाई ये मेरी सुन रहा है। फिर ओवरऑल उसको समरी बनाना है कि भाई तूने क्या बोला, मैंने क्या बोला, और दोनों मिला के हमने क्या निकाल लगा, इसका एक पूरा समराइज करना है सब चीजों को। और जो उस सामने वाले ने बोला है वो अपन ने समझा है कि नहीं, वो उसको बता के उसको पूरा करना जरूरी है। पूरा ध्यान देना है कि वो जो देनदार है आपका वो क्या बोल रहा है, और उसमें अपन पहले से ही कोई भी चीज को निकालने लगाने ऐसा नहीं हो। उसने कुछ 3-4 शब्द बोले और उसके बीच में आपने बोल दिया कि नहीं ये तो गलत है, ये तो वो तरीका नहीं है, ये नहीं है, उसकी बातचीत कोई सुनी भी नहीं है।
तो अपना पहले से पूरा अपना रिस्पॉन्स बना लेना वो गलत हो जाता है। आप उसकी बातचीत को पूरा सुने, फिर अपना अगला कार्यक्रम जो भी करना है कर सकते हैं। सामने वाले की इमोशनल स्टेट, उसकी फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, एम्बैरेसमेंट, तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। एम्बैरेसमेंट इसलिए कि भाई उसको हो सकता है लग रहा है कि यार मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, मुझे यहाँ बुलाया जा रहा है, मुझे या मुझसे बातचीत करने आया है और मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसकी एम्बैरेसमेंट उसको उसको लग सकता है। उसको फ्रस्ट्रेट होगा वो किसी कारण से, वो उससे घर में कोई प्रॉब्लम हो, उससे खेतों में प्रॉब्लम हो, उसको कहीं और प्रॉब्लम हो, उसकी कुछ एंग्जाइटी हो, सब चीजों को आपको सहानुभूति पूर्वक आपको सुनना है, समझना है और फिर उसके बारे में सोल्यूशन निकालना है। इंफॉर्मेशन आपको आस पड़ोस से भी मिल सकती है, तो आपको तरह तरह की इंफॉर्मेशन निकालना है उसके बारे में, और उसको उसको बताना है कि भाई उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में जानकारी रखना है, उसके सब तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने की कोशिश करना है। हम पहले से ही हम जानकारी निकाल के रखेंगे, पहले से ही हम करेंगे तो हम आपको हमारी बातचीत जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, आसान तरीके से हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। उसके बाद फिर है कि जो उसके जो भी उसके कंसर्न्स हैं, उसके प्रॉब्लम्स जो हैं उसको समझना और उसको ध्यान से सुनना, ये एक अच्छे 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 बातचीत करने की आपकी तरीका है। पहले से ही कोई जजमेंट मत बनाओ, मतलब हो सकता है कि उसकी सामने वाले की गलती हो, उसने जानबूझ के पैसा नहीं भरा हो, उसके यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ वो नहीं है, लेकिन उसने पैसा नहीं भरा हो, और आप अपना पहले से जजमेंट बना लोगे कि भाई तुमने जानबूझ के पैसा नहीं भरा है, पहले से उसको बोल दोगे तो वो बिफर जाएगा फिर वो ऐसे में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब आप बातचीत करने की अपनी स्किल दिखाते हो। तो मेरे को 10 मिनट दो, मेरा काम चल रहा है कुछ। ध्यान से सुनने की जो वो है, उसमें आपको ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है सामने वाले के साथ। उसकी सब बातों के लिए उसका कोऑपरेशन, अपना कोऑपरेशन दोनों देना है और सोल्यूशन निकालना है इस चीज का। उसकी बातचीत से आपको बहुत सारी जो ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना है जो कि आपको मालूम नहीं है, या आप जब वो शायद बता नहीं रहा हो लेकिन निकालना है, उसका इन्फ्लुएंस निकालना है उसके साथ, और उससे ज़्यादा अच्छा रिपेमेंट का प्लान बन पाएगा उसके साथ। अगर आप उसके साथ समझदारी के साथ बातचीत करेंगे और उसके साथ सहानुभूति पर बात करेंगे तो कोई भी टेंस सिचुएशन जो होती है ऐसी बातचीतों में, उसके अच्छे सोल्यूशन निकलते हैं। और डेटर को भी लगता है, जो देनदार है उसको लगता है कि हाँ भाई सही बात है, मैं भी समझता हूँ पैसा देना जरूरी है, उसको भी लगता है कि अरे ये मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, पूरा मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं भी इसका कुछ ना कुछ काम इस ढंग से करूँ कि ताकि वो पैसा अपने रिकवरी जो है वो हो सके इसकी। तो ये हमारे बातचीत करने के स्किल, सॉफ्ट स्किल जिनको कहते हैं, हमारे अंदर जो हम खुद डेवलप करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया है। तो हार्ड स्किल्स मैंने बताया हम बाहर से सीखते हैं, सॉफ्ट स्किल जो होता है वो हमारे अंदर डेवलप होती है, हम उसको बताते हैं और सामने वाले के साथ बातचीत करके उसका पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। जब पर्टिकुलरली हम डेट का रिपेमेंट करते हैं तब तो हमारे नेगोशिएशन स्किल बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, बातचीत की जो हमारी कौशलता है वो बहुत ज़्यादा काम में आती है, और उससे हम चीज़ों को समझते हैं और एक अच्छा सोल्यूशन देते हैं। इसी ढंग से जब हम किसी नए कस्टमर को भी लेके आते हैं तो हम बातचीत की स्किल से ही हम उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, उसको उसकी बातचीत को हम वो जो बोलना चाहता है वो उसका हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और उसका एक सॉल्यूशन उसको दे सकते हैं। तो ये मैंने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया है इस बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की क्या क्या कौशलता होना चाहिए उसके ऊपर, ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन था। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, उसके आंसर्स भी वहीं लिखे हैं, लेकिन आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसके आंसर्स आपको क्या देना चाहिए इस पूरे इसमें, ताकि आपको भी ये इसका समझ में आ सके कि हाँ भाई ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा उत्तर होना चाहिए इसका, ताकि आप एग्जाम में आप सही चीजें सही तरीके से सही चीजों को बता सकें। तो कस्टमर
नाखुश है क्योंकि उसको ज्यादा फीस आपने चार्ज की है, तो आपका बीसी का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? आप उसको बोलते हो कि भाई फीस जो है लिखी हुई है, तुमको पढ़ना चाहिए था। आप उसको बोलते हो कि हाँ भाई ये थोड़ा सा ऐसा लगता है, हाँ गलत हुआ है, लेकिन मेरे को आपका अकाउंट को देखने दो, क्या आपकी फीस है इसको मैं समझने दीजिए, फिर मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ कि क्या हो सकता है। या तीसरी चीज आप उसको बोल सकते हो कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फीस तो नॉन नेगोशिएबल है। या वो आप बोलोगे कि भाई बहुत सारे कस्टमर कंप्लेन करते हैं, इसका इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसे कोई वो नहीं है, ये बैंक का रूल है। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें है बी, कि हाँ मैं तुम्हारी बातचीत को समझता हूँ, तुम समझ रहा हूँ कि तुमको फीस ऐसा लग रहा है ज्यादा लगी है, मैं आपके अकाउंट को रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें कुछ हो सकता है कि नहीं, तो फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। आप बाकी तीनों चीजें यूज करेंगे तो वो भी फ्रस्ट्रेट रहेगा कि अरे ये तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का सबसे पहला या इंपॉर्टेंट गोल क्या है? टू फोर्स समवन टू चेंज हिज माइंड। फोर्स फोर्स समवन मतलब आप उसको फोर्स कर रहे हो। किसी भी हालत में कोई आर्ग्यूमेंट को आप जीतना चाहते हो। इन्फ्लुएंस करना किसी को कि तुम अपनी बातचीत अपने इस तरीके को बदलो। और मैनिपुलेट करना कि भाई किसी का इमोशंस को मैनिपुलेट करके उसका ताल लगा, किस तरीके से आप इसको हैंडल करोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके जो बातचीत है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो, उसको समझाने की कोशिश करो कि भाई ये जो तरीका है ये इस ढंग से हुआ है, इस कारण से हुआ है, इसलिए इसको अपने को अ, इस ढंग से निकाल रखे। तो आप उसको फोर्स मत करो, उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट में कोई जीतना है आपको, ऐसा कुछ वो नहीं, कोई आपको लड़ाई नहीं करने जाना है उसके साथ, या उसको मैनिपुलेट मत करने की कोशिश करो, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो ताकि वो समझ सके उस चीज को। जब आप बातचीत कर रहे हो तो एक कस्टमर बोलता है आपको कि ये मेरा एक गोल है। सपोज उसका गोल है कि मेरे को म्यूचुअल फंड के थ्रू, एक मिनट, हाँ हाँ बोलो जी। अपना मनोज सर, मनोज सर। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, मनोज कांति। ओके, ये मेरा एक पर्सनल फाइनेंशियल गोल है। तो आप उसको एज अ बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट आप उसके साथ कैसे अपने कन्वर्सेशन को और भी इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करोगे। तो अ, आप इमीडिएटली उसको एक प्रोडक्ट बता दो कि ये है, ये तेरे इस लक्ष्य के साथ मैच करता है, ये आप इसको इमीडिएट प्रोडक्ट बता दोगे। या उसको आप आगे की चल के फॉलो अप क्वेश्चंस दोगे ताकि उसके गोल को ज़्यादा अच्छे से समझ सको और उसको आप फिर अच्छे से एडवाइस कर सको। उसके कमेंट्स को इग्नोर कर दोगे कि जान दे यार, क्योंकि ये हमारे करंट मैनेजमेंट के साथ कुछ संबंध नहीं रखता है, और या फिर अपना टॉपिक को बदल दोगे। तो आपको उसके क्वेश्चन को समझना है और ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझना है। उससे आप और क्वेश्चंस पूछोगे कि क्यों चाहता है तो ऐसा, क्या करना चाहता है, क्या क्यों कैसे चाहता है, और आपको फिर उसके एक अच्छा सा एडवाइस देना। ये आपका गोल होना चाहिए। तो इसी ढंग से आपको अपना काम करना है। आप उसकी ऐसा कुछ नहीं करोगे कि आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच दो, या फिर उसको इग्नोर करो, या फिर उसको टॉपिक को बदल दो। ऐसा आपको कोई काम नहीं करना है। विच नॉन वर्बल क्लू मतलब बिना बोले जो बातचीत है, उससे कस्टमर को ये लगेगा कि बीसी जो है उसकी बातचीत को सुन नहीं रहा है। तो आप आंख से आंख मिला रहे हो, आप ओकेशनली हाँ 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 भर रहे हो, आप अपने फोन को रेगुलरली चेक कर रहे हो, या आप अपने फॉरवर्ड चेयर को आगे करके उसकी बातचीत को ध्यान से सुन रहे हो। तो जब आप फोन को रेगुलरली चेक कर रहे हो, उसका मतलब आप उसकी बातचीत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। हाई कांटेक्ट अगर आप रखोगे, उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मेरी बातचीत पे ध्यान दे रहा है। आप थोड़ा थोड़ा हाँ ना भरते रहोगे तो आप उसकी बातचीत को समझ रहे हो। आप थोड़ा आगे बढ़ के उसकी बात को सुनोगे तो आपको उसको लगेगा कि हाँ भाई वो ध्यान से सुन रहा है मेरी बात को। लेकिन अगर आप फोन को चेक करते रहोगे रेगुलरली तो फिर वो
समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ भाई ये मेरी बात को सुनने की कोशिश नहीं कोशिश कर रहा है, तो ये इसको कष्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अच्छी बातचीत का सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंट है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के लिए, जिससे कि वो कस्टमर के जो भी कष्ट हैं उनको समझ सकता है। तो क्लैरिटी है, कंसाइजनेस है, एक्यूरेसी है या एक्टिव लिसनिंग है। तो जब अच्छी कम्युनिकेशन की बातचीत होती है तो क्लैरिटी, कंसाइजनेस और एक्यूरेसी जो होती है वो बाद में बात होती है। पहले आप उसको ध्यान से सुनोगे तभी आप उसके बात को समझ पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत का सबसे इंपॉर्टेंट वो है वो एक्टिव लिसनिंग है। आपको बहुत ध्यान से उसकी बातचीत को सुनना है और उसके बाद ही आप उसका निकाल लगाओगे। उसके बाद आपको क्लैरिटी दोगे। क्लैरिटी और कंसाइजनेस, एक्यूरेसी ये सब बहुत बाद में आती है, क्योंकि आप पहले उसकी बात को सुनोगे, उनके बाद फिर जब निकाल लगाओगे तब आप अपने आप बातचीत रखोगे, तब आप उससे क्लैरिटी बताओगे, कंसाइजन के साथ बताओगे, एक्यूरेसी के साथ बताओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्टिव लिसनिंग है। फिर जब आप एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोडक्ट किसी कस्टमर को देते हो जो कि जिसके पास ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, जो ज्यादा कुछ समझता नहीं है, तो कौन से कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटाइज करना है। तो टेक्निकल जार्गन टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सपर्टाइज, आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हो जिससे उसको समझ में नहीं आ रहा है। लॉन्ग डिटेल एक्सप्लेनेशन विद ऑल पॉसिबल सिनेरियोज, बहुत लंबा आप इसको बता रहे हो बातचीत को, जिसको बहुत सारे सिनेरियोज बता दिए आपने उसको। क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी यूजिंग लेमैन्स टर्म्स एंड फोकसिंग ऑन पोटेंशियल प्रॉफिट्स इवन इफ रिस्क आर अनक्लियर। मतलब आगे चल के आपको क्या प्रॉफिट होगा ये बताओगे कि जिसमें रिस्क जो है क्लियर नहीं है। तो आपको कोई भी चीज उसको समझाना है, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बताना है, उसने कुछ पूछा है आपसे, तो आप उसको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सीधी सादी भाषा में आप उसको बताओगे तो उसको समझ में आएगा। आप उसको कोई टेक्निकल जार्गन, कोई ऐसे शब्द यूज करोगे जिससे आप उसको समझ में नहीं आया तो वो नहीं समझ पाएगा। लंबा डिटेल एक्सप्लेनेशन दोगे नहीं समझ में आएगा। उसके सिर्फ पोटेंशियल प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस करके दोगे जिसमें रिस्क साफ नहीं है तो उसको नहीं समझ में आएगा। आपको क्लैरिटी और सिंपलिसिटी के साथ इसका निकाल लगाना है। कौन सी सॉफ्ट स्किल जो है इन सब में कस्टमर के साथ अच्छा रैपो बिल्ड करने की या ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो है, जिसमें कस्टमर के अलग अलग बैकग्राउंड हैं उसके, तो उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट या टेक्नोलॉजिकल स्किल। तो बाकी तीनों जो है, सेल्स और मार्केटिंग स्किल जो है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, ये हार्ड स्किल्स हैं। इंटरपर्सनल स्किल जो होती है वो सॉफ्ट स्किल होती है, इसलिए इसका आंसर इंटरपर्सनल स्किल्स आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नोटिसेस अ कस्टमर सीम्स हेसिटेंट अबाउट अ लोन। मतलब लोन लेना नहीं चाहता है और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को ये बात समझ में आ रही है, तो आप अपना अप्रोच कैसे रखोगे, आप उसके साथ कैसे सहानुभूति दिखाओगे। तो आप उसको सबसे पहले बोलोगे भाई कोई तकलीफ नहीं है, जस्ट साइन कर दे पेपर पे, सब लोग लोन लेते तो भी ले ले, उसमें क्या है। फिर दूसरा है कि मैं तो ये बात समझता हूँ, इसको अपन बातचीत को आगे ले आते हैं और जब तेरे को सही लगेगा तब अपन लोन को लेंगे। तीसरा, आप ये सबसे अच्छा लोन है मार्केट में, तुम बेवकूफ हो जो इसको लोन नहीं ले रहे हो। चौथा है कि अगर तुम लोन नहीं लोगे तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाएगा, और ये समझ जाओ इस बातचीत को। तो आप इसमें से कौन सा चीज यूज करोगे, आप इसमें बी यूज करोगे। मैं तुम्हारी बातचीत को समझता हूँ और अपन इस बातचीत को इसको डिस्कस करते हैं, और फिर इसके बाद जब तुमको अच्छा लगे तो अपन इस लोन को डिस्बर्स कर देंगे। कोई जल्दी नहीं है अपने उस चीज को करने में, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको लोन जबरदस्ती देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ। एक और शायद पेज है, क्वेश्चन 2 और पेज है, 2-3 पेज और हैं क्वेश्चन के। इसमें से कोर हार्ड स्किल कौन सी नहीं है कोर हार्ड स्किल जो कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को आनी चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है वो कोर हार्ड स्किल है। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग जो है कोर हार्ड स्किल है। कैश हैंडलिंग और रिकंसिलिएशन जो है वो कोर हार्ड स्किल है। और कॉन्फ्लिक्ट रेगुलेशन जो है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो आप अपने मन से बताते हो, आप अपने तरीके से, आप अपने अंदर से निकालते हो उसको, वो सॉफ्ट स्किल है। इसका आंसर बी हुआ, सॉफ्ट स्किल। तो अगला क्वेश्चन है कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का जो नॉलेज है रेगुलेटरी गाइडलाइंस के ऊपर, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्यों आपको नाम होना चाहिए कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस को हम माने, हम समझे। तो उसका वो है कि
कस्टमर को आप इम्प्रेस करना चाहते हो, लेकिन या आप उसकी कंप्लायंस पे इसलिए करना चाहते हो क्योंकि ताकि दोनों कस्टमर और बैंक का फंड जो है वो प्रोटेक्टेड रहे कोई भी चीज़ से। एडिशनल पेपर वर्क करना चाहते हो बैंक के लिए, या फिर इससे आपको कुछ कस्टमर को बताना ना पड़े, ये आपको इसके लिए आप करना चाहते हो। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है, क्योंकि रेगुलेटरी गाइडलाइन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप कोई बातचीत करते हो तो उसमें रेगुलेटरी गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो इसके लिए आपको उसका फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आपको कंप्लायंस उसका आपको भी बचाएगा और बैंक कस्टमर को भी बचाएगा, इसलिए आपको रेगुलेटरी गाइडलाइंस की जानकारी होना जरूरी है और कस्टमर को बताना भी उसके लिए आपको जरूरी है। तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एडिशनल पेपर वर्क हो रहा है या आप उसको आपको अवॉइड करना है कोई चीज़ को, या कस्टमर को इम्प्रेस करना है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Analytical skills involve the ability to make impulsive decisions, rely solely on intuition, collect, process and interpret information, या ignore data and evidence. तो एनालिटिकल स्किल्स जो होता है, हम विश्लेषण हमारे जो कौशल का है उसको हम उससे हमारी क्या एबिलिटी दिखती है, मालूम पड़ती है। हम इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, मतलब एकदम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, या कि हम अपने इंट्यूशन पे अपने डिसीजन को डिसाइड करते हैं, या फिर हम डेटा को अवॉइड करने के हिसाब से हम इसको लेते हैं। इन तीनों में नहीं है आंसर। आंसर इसका सी है, क्योंकि आप डेटा को कलेक्ट करते हो, उसको प्रोसेस करते हो और फिर उसके हिसाब से आप इंटरप्रेट करते हो, तो वो आपका एनालिटिकल स्किल्स यानी आपकी जो कौशलता है वो दिखती है इससे। इसका आंसर सी हुआ। और फिर है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स? डेटा कलेक्शन, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमोशनल आउटबर्स्ट। तो आप डेटा कलेक्ट करते हो, रिसर्च करते हो, एनालिसिस भी करते हो, ये एनालिटिकल स्किल्स का ही पार्ट है। इंटरप्रिटेशन भी करते हो, वो भी एनालिटिकल स्किल का पार्ट है। आप उसके ऊपर सोचते हो, वो भी एनालिटिकल स्किल का पार्ट है। लेकिन अगर आप इमोशनल आउटबर्स्ट करते हो तो वो एनालिटिकल स्किल्स का आपका पार्ट नहीं है। इमोशनल आउटबर्स्ट जो है वो आपके सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है, इसलिए इसका आंसर डी हुआ। लास्ट पेज है क्वेश्चन का, शायद लास्ट पेज है। डेट रिकवरी में सुनने की क्षमता। तो आप जब आप आपका डेट, आपका पैसा वसूल करने जाते हो तो आपकी कितनी सुनने की क्षमता है, आप कैसे सुनते हो उस कस्टमर को, आप उसको बार बार इंटरप्ट करते हो डेटर को, आप अपने एजेंडा पे फोकस करते हो, जजिंग द डेटर्स फाइनेंशियल चॉइस, मतलब आप डेटर की क्या क्या चॉइस है उसको आप जज करते हो, या एम्पैथाइजिंग विद द डेटर सिचुएशन, उसके साथ सहानुभूति रखते हो। तो ये तीनों ऊपर जो है अगर आप करोगे तो आपका डेट का वसूली नहीं होगी। आप उसको बार बार फ्रिक्वेंटली आप उसके बातचीत में बीच में अपना टांग अड़ाओगे, आप अपना खुद का एजेंडा उसमें डालोगे, या उसकी फाइनेंशियल चॉइसेस क्या है वो आप उसको बताओगे, तो ये इससे आपका नहीं होगा। आप उसके साथ सहानुभूति रख के उस चीज को इवॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा आपके वसूली होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा एक्टिव लिसनिंग का एक जब डेट रिकवरी करने जाते हो तो एक्टिव लिसनिंग का एक बेनिफिट नहीं है? इससे आप बिल्डिंग ट्रस्ट विद द डेटा, ये एक पार्ट है। इससे आप जब बातचीत करते हो सामने वाले के साथ डेटा रिकवरी के लिए, आप ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हो डेटा के साथ। अनकवरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, आप जो जानकारी जो है उसको निकालते हो, उसका इंफॉर्मेशन को निकालते हो, उसको बाहर निकालते हो जानकारी, ये आपका एक पार्ट है इसमें डेट रिकवरी में। फिर कंफ्लिक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, कंफ्लिक्ट आपस में कुछ वो मनमुटाव नहीं हो, कुछ नहीं हो, ये आपको कम करने की कोशिश करते हो। या फिर इंक्रीजिंग द डेटर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, आप उसको और स्ट्रेस देने की कोशिश करते हो, उसकी वो और वो बढ़ा देते हो, उसके ऊपर प्रॉब्लम को और बढ़ाने की कोशिश करते हो। इसका आंसर डी है। ये एक्टिव लिसनिंग या डेट रिकवरी करते समय आपको नहीं करना है, इंक्रीजिंग द डेटा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, मेरा पूरा पढ़ाई भी इसमें जो आपका करना था वो मैंने खत्म कर दिया है। अब आपको कोई प्रश्न हो आप इसमें पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं इस अपना सेशन को यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट सेशन फिर 12 बजे चालू होगा। बीच में आपको 5-10 मिनट का गैप मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न हो इस पूरे इसमें तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो। मैं 5 मिनट का समय देता हूँ, 4 मिनट का समय है आपके पास, इस केस के आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो।
किसी को कोई प्रश्न नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है? मैंने जो पढ़ाया आपका ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये हम ऐसे सब सेशन इसलिए ले रहे हैं ताकि आप पढ़ाई अच्छे से आपकी हो सके और आप इसको समझ करके पूरा अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो भी देना है आपको वो आप दे सको। तो इसलिए आपको ये कोई भी प्रश्न हो, आपको कोई दिमाग में आ रहा है कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया ये चीज़, तो मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ अभी। दे दिया इनवॉइस। अरे यार उसकी इंटरव्यू नहीं मिला। आज वो नहीं है क्या आज? बोलो सर। गौरव नहीं हो। भुगतान करा दी मैंने। देख 5-10 मिनट बिठा। ठीक। गुड मॉर्निंग सर, बंसाली सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। यस सर, ये जेमिनी सर ने मुझे 12 बजे से नेक्स्ट क्लास लेने के लिए बोला था। हाँ जी, मैं मेरा सर तो हो गया है, मेरा सेशन खत्म हो गया है। आपका सेशन खत्म हो गया, तो पार्टिसिपेंट क्या कुछ 15 मिनट का ब्रेक लेना पसंद करेंगे कि हम सेशन हाँ, शुरू करें? जो डेढ़ पौने 2 घंटे का सेशन हुआ है तो हाँ जी, हाँ प्लीज। हाँ, तो मैं समझता हूँ 12 बजे से हम वापस शुरू कर देंगे। अभी 11:45 हुआ है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और कोशिश करिएगा कि 12 के पहले पहले आप फिर से ज्वाइन कर लें। ओके सर। ओके ठीक है सर, सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू बंसाली सर। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर।